गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आदर्श बाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय की ओर से कक्षा 11 की हिंदी की कक्षा में मैं सुनीता वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज जो है हम आपकी कक्षा 11 की जो पाठ्य पुस्तक है आरोह है, आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसका नाम है आरोह है। आरोह में जो है उसमें आपका गद्य और पद्य यानी गद्य खंड और काव्य खंड दोनों शामिल हैं। इसी के साथ जो पूरा पुस्तक है उसका नाम है आपके वितान। अब आपका जो गद्य भाग है आज वो अपन स्टार्ट करेंगे। उससे पहले जो है मैं आपको हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में जानकारी देना चाहूँगी, पूर्व ज्ञान से जोड़ना चाहूँगी, जिससे कि आप जो है अपने जो लेखक और कवि हैं उनके बारे में जान पाएँ और उनसे जुड़ पाएँ। तो सबसे पहले जो है हिंदी साहित्य का इतिहास, कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वो किसके द्वारा लिखा गया है और कब लिखा गया है। हिंदी साहित्य का इतिहास, जिस तरीके से हर किसी वस्तु का या स्थान का इतिहास होता है उसी तरीके से हमारी जो हिंदी है उसका भी प्राचीन इतिहास रहा है। अब हिंदी साहित्य का जो इतिहास है ये पुस्तक का नाम है जिसके लेखक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल सन 1929 में इनके द्वारा ये लिखा गया, जिसमें आदिकाल से यानी प्रारंभ से लेकर के अभी तक के जो इनके समय तक के जितने भी कवि और लेखक अपने हुए हैं उन सबको शामिल किया गया और उनके अलग अलग पार्ट्स बनाए गए। अब हिंदी साहित्य के इतिहास जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें फर्स्ट जो भाग है उसका नाम है आदिकाल। सेकंड जो भाग है उसका नाम है भक्ति काल। ये नाम आपने सुना होगा जब भी आप चैप्टर पढ़ते हो उस समय जो भी आपका कवि या लेखक होता है तो उसके साथ ही आता है कि भक्ति काल के कवि थे, भक्ति काल के लेखक थे, तो इस तरीके से जुड़ा हुआ आता है। रीतिकाल, रीतिकाल के कवियों के बारे में भी आपने कक्षा 10 में अध्ययन किया है। अब है आपका आधुनिक काल। आधुनिक काल, आदिकाल। अब मोटे तौर पे जो इनका समय विभाजन किया गया है, समय जो है वो अलग अलग माना गया है, अलग अलग लेखकों के द्वारा अलग अलग समय विभाजन किया गया है। अब आदिकाल जो है इसका समय माना गया है आपके 1000 से 1400, और ये भी क्या है आपके विक्रम संवत। विक्रम संवत जो होता है आपका जो सन होता है उससे 57 ईयर्स आगे चलता है। आदिकाल 1000 से 1400, भक्ति काल का समय है 1400 से 1700। इसी तरीके से आपका जो रीति काल है उसका समय माना गया है 1700 से 1900, और आधुनिक काल जो है वो आपका माना गया है 1900 से अब तक। आदिकाल जो है इसमें किसी भी कवि या लेखक की जो रचना है, अब ये आपको ध्यान होगा कि रीतिकाल तक जो थे वो आपके कवि ही थे। आधुनिक काल में जाकर के गद्य जो भाग है वो लिखा जाने लगा, हिंदी खड़ी बोली जो है वो प्रचलित हुई, और उसी के साथ जो है आपके आधुनिक काल के जो लेखक हैं वो भी आए। अब आदिकाल का कोई जो कवि है वो आपके सिलेबस में कक्षा फर्स्ट से फर्स्ट की कक्षा में शामिल नहीं है। इस समय जो साहित्य रचा गया है वो युद्धों से संबंधित था, जैसे कि आपने पढ़ा हो 1000 में गजनी आए थे, हिस्ट्री में आपने देखा होगा, चंद्रप्रदाय थे, तो ये चाणक्य थे, तो वो इस समय के थे, तो इनकी हिंदी में कोई भी रचना आपके शामिल नहीं की गई। भक्ति काल, कक्षा फर्स्ट से लेकर के 12th तक ऐसी कोई कक्षा नहीं होगी जिसमें भक्ति काल का कवि शामिल नहीं है। भक्ति काल जैसा कि इसका नाम है भक्ति, तो यहाँ किसी न किसी प्रभु की, किसी न किसी ईश्वर की, किसी न किसी रूप में भक्ति जरूर की गई है। तो ये भक्ति जो की गई थी इसकी 2 शाखाएं थी, जिसमें फर्स्ट की आपकी ज्ञानाश्रयी शाखा, ज्ञानाश्रयी शाखा, और सेकंड जो की आपकी प्रेमाश्रयी शाखा। अब
जैसा इनका नाम है उसी के अनुसार इनका अर्थ है कि ज्ञानाश्रय शाखा, जिसमें ज्ञान को महत्व दिया गया है। प्रेमाश्रय शाखा, जिसमें प्रेम को महत्व दिया गया है। अब ज्ञानाश्रय शाखा के जो भक्त कवि थे उन्होंने प्रभु की निर्गुण भक्ति, निर्गुण भक्ति। अब निर्गुण भक्ति क्या होती है? निर्गुण, जिसमें कोई गुण नहीं, अर्थात जिसमें प्रभु का रूप रंग आकार नहीं होता, उसे हम निर्गुण भक्ति कहते हैं। और इसके जो प्रतिनिधि कवि विशेष स्थान जिन्हें मिला हुआ विशेष जो कवि हैं उनमें नाम आता है आपके कबीर। और मेरे को नहीं लगता कि कोई भी बच्चा ऐसा होगा जो कि कबीर के बारे में नहीं जानता हो और इसकी रचना जो है उन्होंने नहीं पढ़ी। ये चीज जो है ज्ञानाश्रय शाखा की। अब जो कबीर जी का जीवन चरित्र हम लिखते हैं, इनके बारे में जब बताते हैं तो अपन क्या कहते हैं? भक्ति काल की ज्ञानाश्रय शाखा के निर्गुण भक्त हैं। ये जानकारी अपने पास किसी भी कवि लेखक के बारे में होनी जरूरी है, क्योंकि अगर हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं, उनके चैप्टर को पढ़ रहे हैं, उनके जीवन परिचय को पढ़ रहे हैं, तो ये चीजें हमें याद होनी चाहिए, ध्यान होना चाहिए। इससे पता चलेगा कि हाँ, आप पढ़ते समय आपको कितना ध्यान देता है, आपकी नॉलेज कैसी है। कई बार आप लोग क्या कहते हैं कि नहीं ये तो जीवन परिचय एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। किसी की भी रचना अगर हम पढ़ रहे हैं और उस कवि और लेखक के बारे में अगर हम नहीं जानते हैं, उसके बारे में नहीं पढ़ते हैं, तो वो गलत बात है। तो हमें पहले से उसका जो पूर्ण ज्ञान है उससे जुड़े रहना जरूरी है। प्रेमाश्रय शाखा के जो कवि थे उन्होंने प्रभु की सगुण भक्ति की। सगुण से यानी सही, गुण यानी गुण सही। तो सगुण में आपके जो है राम की और श्री कृष्ण की भक्ति जो है, श्री कृष्ण और राम, इनके सगुण का वर्णन हुआ है भक्ति काल में। और सगुण भक्त कवियों में बहुत सारे कवि आपको मिलेंगे जिनमें कृष्ण भक्त के बारे में जो बताते हैं हमें सूरदास, और राम के बारे में, मर्यादा पुरुषोत्तम के बारे में जो जानकारी देते हैं वो आपके तुलसीदास। तो इसी तरीके से जैसे सूरदास जी का जीवन परिचय है वो अगर अपन लिखते हैं या उनके बारे में कोई जानकारी अपन देते हैं तो अपन कहेंगे कि भक्ति काल के प्रेमाश्रय शाखा के सगुण भक्त। अब हमें ये पता होना चाहिए कि सगुण भक्त क्या है, निर्गुण भक्त क्या है। तो निर्गुण मैंने आपको बताया जिसमें प्रभु का रूप रंगाकार नहीं होता है। सगुण भक्त वो होते हैं जिसमें प्रभु का रूप रंगाकार होता है। और प्रेमाश्रय शाखा यानी जिसमें प्रेम को महत्व दिया गया है। ज्ञानाश्रय शाखा जिसमें ज्ञान को महत्व दिया गया है। भक्ति शब्द जो है इसका मतलब ये है कि यहाँ किसी न किसी ईश्वर या प्रभु की भक्ति की गई है, इसीलिए इस काल का नामकरण जो है वो भक्ति काल कहा गया है। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है, क्योंकि इस समय जो है सभी प्रेम से रहते थे, प्रभु की भक्ति में लीन रहते थे, किसी प्रकार के जो अवगुण जो थे वो लोगों में नहीं थे। इसीलिए भक्ति काल को हिंदी साहित्य के इतिहास में स्वर्ण युग भी कहा गया है। अब तीसरा जो है वो है आपका रीति काल। अब रीति काल में जो है लिखने की जो परंपरा यहाँ तक तो क्या था, प्रभु का गुणगान किया जाता था। रीति काल में जो है ये परंपरा चेंज हुई, बदलाव आया, और बदलाव आने पे यहाँ पर जो है कवि जो है वो राजा के आश्रय में रहते हैं। आश्रय, तो राजाओं के आश्रय में रहने लगे। अब जिससे उन्हें वेतन मिलता था, जिससे उन्हें इनकम होती थी, और जिस राजा के समय वो रहते थे उसी राजा की प्रशंसा के बारे में वो लिखा करते थे। अब रीति काल जो है इसमें 3 प्रकार की रचनाएं लिखी गई थी। एक तो थी रीति बद्ध, रीति में बंद करके, रीति सिद्ध, रीति अपने आप से जुड़ी, रीति मुक्त। रीति क्या है, यहाँ आपके जो छंद है, अलंकार है, काव्य गुण है, दोष है, उन सभी को लेकर के अपने काव्य में शामिल करना और उसके बाद भी रचना करना, वही क्या था आपका रीति। अब रीति काल के जो कवि थे राजा के आश्रय में रहते थे, उन्हीं की प्रशंसाओं के बारे में, उन्हीं से संबंधित जो है लिखा करते थे। जैसे कवि भूषण है। अब कवि भूषण जो है ये शिवाजी के राज्य में रहते थे, शिवाजी के राज्य में रहते थे,
और उन्होंने शिवाजी का इतना बढ़ चढ़ के अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है कि वो आप जब इनकी रचना देखोगे तो उसमें पढ़ सकते हैं। इसी तरीके से आपने कवि देव के बारे में, बिहारी के बारे में पढ़ा है, तो वो भी आपके रीतिकाल के कवि। तो ये है आपका रीतिकाल। अब है आपका आधुनिक काल। आधुनिक काल जो है आपको 1900 से लेकर के अभी तक जो है वो आधुनिक काल चल रहा है। अब आधुनिक काल जो है इसको भी 4 भागों में बांटा जाता है और उन 4 भागों के बारे में अपन देखते हैं। ये जो है आप अपनी हिंदी की जो नोटबुक है उसमें स्टार्टिंग में नोट कर लें, जिससे कि आपको ये चीजें याद रहे और जब कभी भी आपको पूछी जाए तो आप आसानी से इनको बता सको और आगे भविष्य में भी आपको ये काम आएगी। आधुनिक काल, आधुनिक काल जो है इसके भी 4 भाग हैं, जिसमें फर्स्ट है भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, नई कहानी या नई कविता, नई कहानी या नई कविता। भारतेंदु युग जो है इसका नामकरण जो है आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिसकी रचना जो है वो आपने कक्षा 10 में पढ़ी। भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है इनकी रचना जो है एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न जो है आपने गद्य खंड में कक्षा 10 में पढ़ी है। इन्हीं भारतेंदु जी के नाम पर भारतेंदु युग का नामकरण हुआ। अब जो भारतेंदु युग है यहाँ तक जो रचनाएं हैं वो ब्रज भाषा में की जाती है या किसी अन्य भाषा में की जाती है। भारतेंदु युग के अंत में लास्ट में 2-4 साल जो है वहां अपनी हिंदी खड़ी बोली को काम में लिया जाना प्रारंभ किया गया। हिंदी खड़ी बोली इसका जो प्रारंभ है भारतेंदु युग के एंडिंग में किया गया था हिंदी खड़ी बोली का। और इससे पहले जो है अन्य भाषाएं काम में ली जाती थी, जिसमें से विशेष तौर से आपके ब्रज। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर आपके भारतेंदु युग का नामकरण हुआ है और यहीं से हिंदी खड़ी बोली का विकास हुआ। अब हिंदी खड़ी बोली का विकास तो हुआ, आई तो सही प्रचलन में, लेकिन इसका जो रूप था व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध और परिमार्जित नहीं था। द्विवेदी युग की खास बात रही है, विशेष योगदान रहा है कि हिंदी का जो शुद्ध रूप है खड़ी बोली का वो आपके द्विवेदी युग में मिला। क्यों? क्योंकि ये जो द्विवेदी युग है ये किसके नामकरण पे नाम हुआ इनका? महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी कक्षा 10 में आपने स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन जो रचना पढ़ी है वही महावीर प्रसाद द्विवेदी है और इन्हीं के नाम पर द्विवेदी युग का नामकरण जो है महावीर प्रसाद के नाम पर ही द्विवेदी युग का नामकरण किया गया है। भाषा का शुद्ध और परिमार्जित जो रूप है वो उन्हीं की देन है और यहाँ से जो है हिंदी खड़ी बोली ने रफ्तार पकड़ी। शुद्ध और परिमार्जित व्याकरणिक दृष्टि से जो हमें मिला उसी के आधार पे गद्य भाग की जो रचनाएं हैं वो विशेष तौर से की जाने लगी। अब है आपका छायावाद। छायावाद का जो समय था इसमें गद्य खंड में जो समाज से संबंधित यानी समाज में जो भी बुराइयां वगैरह जो थी उनसे संबंधित रचनाएं लिखी गई और पद्य खंड में आपकी जो रहस्यवाद यानी अन्य किसी शक्ति के बारे में जो है उनसे संबंधित रचनाएं लिखी गई। छायावाद की खास बात यह है कि इसके 4 आधार स्तंभ माने जाते हैं। छायावाद के 4 आधार स्तंभ कौन से आपके? जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद,
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, निराला इनकी उपाधि। तीसरा जो है आपका सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत। अब आप में से कई लोग क्या सोचते हैं कि सुमित्रा नंदन पंत, अगर किसी ने इनको तस्वीर को देखा हो या इनके बारे में जाना हो या जब इनका परिचय पढ़ा है उसमें अगर ध्यान से पढ़ा हो तो ये क्या है, आपके कवि हैं और ये मेल है ना कि फीमेल, यानी पुरुष। अब आपके जो है चौथे जो छायावाद का आधार स्तंभ है इसमें है महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा। तो इस प्रकार से ये छायावाद के 4 आधार स्तंभ माने गए हैं। कई बार बड़ी एग्जाम्स जो होती है या आपका जीवन परीक्षा जो होता है उसमें अपन को इनकी जरूरत पड़ती है, तो ये अपन को पता होना चाहिए कि छायावाद के 4 आधार स्तंभ है, यानी पूरा छायावाद जो है इन 4 कवियों के ऊपर आधारित है, टिका हुआ। यानी प्रमुख जो कवि और लेखक हैं छायावाद के 4, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा। अब जो है आपका नई कहानी या नई कविता। अब इसके बाद जो रचनाएं लिखी गई, गद्य में जो रचनाएं लिखी गई उन्हें नई कहानी नाम दिया गया और गद्य में जो रचनाएं लिखी गई उन्हें नई कविता नाम दिया गया। अब गद्य में लिखने की कई विषय भी है, गद्य में कविता भी लिखते हैं, लेकिन आप तो पद्य जो है उसमें सिर्फ कविता ही लिखते हैं, लेकिन आपका जो गद्य भाग है उसमें जो लिखने की शैली है वो अलग अलग है। दो तरीके से अपन रचनाएं लिख सकते हैं, तो गद्य खंड में और दूसरा है आपका पद्य खंड या काव्य खंड। अब गद्य खंड जो है आपका इसमें 14 प्रकार की शैलियों को अपनाया गया है। कितनी? 14 प्रकार की शैली। अब वो 14 प्रकार की जो शैलियां हैं उनमें से 4 शैलियों को प्रमुख माना गया है। 4 शैलियां ऐसी हैं जिनको प्रमुख माना गया है, जिसमें आपका फर्स्ट में है कहानी, उपन्यास, नाटक, कहानी, उपन्यास, नाटक और निबंध। ये गद्य खंड की विशेष प्रमुख 4 शैलियां हैं जिनमें लिखा जा सकता है। तो प्रमुख 4 शैलियां, प्रमुख शैलियां हैं कहानी, उपन्यास, नाटक और निबंध। अब इनमें इसके अलावा जो है 10 अन्य हैं जिनमें आप देख सकते हो जीवनी है, रिपोर्टाज है, रेखा चित्र है, संस्मरण है, आत्मकथा है, आत्मशैली है। अब इसके अलावा जो है मैं आपके 10 लिखा है टोटल और 4 जो है बाकी प्रमुख है। अब प्रमुख जो लिखाए हैं जैसे कि कहानी, अब कहानी जो है विशेष तौर से इनकी गुरु का नामकरण किया गया है सबका, और नामकरण जो है इनमें विशेष योगदान देने वाले जो कवि या लेखक हैं उन्हीं के नाम पर हुआ। जैसे कहानी, तो कहानी युग का जो नामकरण है वो आपके मुंशी प्रेमचंद के नाम पर किया गया। क्योंकि कहानी लिखने में इन्हें विशेष महारत हासिल थी। 300 से ऊपर जो कहानियां है वो उन्होंने लिखी है। तो कहानी युग जो है उस पूरे कहानी युग को इनके नाम पर नाम दिया गया है। और नाम क्या क्या दिए गए हैं, जैसे प्रेमचंद पूर्व, प्रेमचंद पूर्व,
युग। प्रेमचंद पूर्व युग यानी प्रेमचंद जी से पहले का समय। दूसरा जो नाम है प्रेमचंद युग, प्रेमचंद यानी प्रेमचंद जी के समय। तीसरा जो है जैसे इसमें प्रेमचंदोत्तर, प्रेमचंदोत्तर युग। तो इस तरीके से कहानी युग के 3 नामकरण है। प्रेमचंद जी से पहले का समय, पूर्व यानी पहले का, प्रेमचंद जी के समय के कवि ये सॉरी लेखक, और प्रेमचंदोत्तर यानी इनके बाद के जो भी लेखक हुए हैं उन्होंने जो कहानियां लिखी है वो इनमें शामिल की गई है। और ये आपके कहानी युग के नामकरण है। कहानी युग का नामकरण किसके नाम पे हुआ है? मुंशी प्रेमचंद जी के नाम पे हुआ है। इससे आप सभी अवगत हैं। आप लोगों ने इनकी रचनाएं सभी कक्षाओं में ज्यादातर आपने पढ़ी। अब प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद युग और प्रेमचंदोत्तर युग, ये तीनों जो है कहानी युग के नाम है। इसी तरीके से आपका जो उपन्यास है इसमें भी विशेष जो योगदान है वो आपके मुंशी प्रेमचंद का। ये बहुत बड़े गद्यकार हुए जिन्होंने गद्य में हर क्षेत्र में अपनी रचनाएं दी। प्रेमचंद मुंशी प्रेमचंद जी के नाम पे है। उपन्यास का जो नाम है वो भी आपके इसी नाम पर होगा, प्रेमचंद युग, प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद युग और प्रेमचंदोत्तर युग। इन्हें उपन्यास सम्राट कहा जाता है। आपने इनके परिचय में पढ़ा हो तो इन्हें उपन्यास सम्राट कहा गया, उपन्यासों का राजा। तो इतने अच्छे उपन्यास, इतनी ज्यादा संख्या में उपन्यास उन्होंने लिखे हैं कि इन्हें उपन्यास सम्राट की संज्ञा दी गई। इसी tariके से आपके जो नाटक है इनमें विशेष योगदान देने वाले हैं आपके जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद के नाम पर आपके जयशंकर प्रसाद के नाम पर आपके नाटक युग का नामकरण हुआ है। तो इसी तरीके से इसका नामकरण हुआ है प्रसाद पूर्व युग, प्रसाद से पहले का समय, प्रसाद युग, प्रसाद जी के समय का युग, और प्रसादोत्तर, प्रसाद जी के बाद का समय। तो ये है आपके नाटक युग का नामकरण जिसके आधार पर किया गया है। नाटक युग का नामकरण। चौथा जो है आपकी शैली में विशेष निबंध। अब निबंध शैली जो है इसमें विशेष हमारे भाषिक है आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है उन्होंने निबंध लिखने में विशेष योगदान दिया है। इसी के लिए इनके नाम पर ही निबंध युग का नामकरण किया गया। और सबसे फर्स्ट जो है वो नाम दिया गया शुक्ल पूर्व युग, इनसे पहले लिखे गए जो है आपके निबंध युग शुक्ल युग। और तीसरा जो है आपका शुक्लोत्तर युग, शुक्लोत्तर। इस प्रकार से ये निबंध के नामकरण है आपके। इस युग का नामकरण जो है आपके शुक्ल जी के नाम पे हुआ है। और शुक्ल पूर्व युग, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग, ये आपके इनका नामकरण है। और इस प्रकार से 4 विधाएं जो थी विशेष थी जो मैंने आपको बताई हैं। और इसके अलावा जो 10 अन्य विधाएं हैं उनके बारे में हम पढ़ते रहते हैं। कई बार जीवनी पढ़ लेते हैं, आत्मकथा पढ़ लेते हैं, रिपुताज पढ़ लेते हैं, महादेवी वर्मा के द्वारा लिखे गए संस्मरण
जैसे आपने गोरा वाला कक्षा 10th में पढ़ा होगा, तो गोरा जो है वो संस्मरण शैली में लिखा गया है, तुम्हारी वर्मा के द्वारा लिखा गया है, वो भी आपके गद्य की एक शैली है। अब आपका जो गद्य खंड है ये अपन स्टार्ट करेंगे। तो इस गद्य खंड में मैंने आपको विशेष भूमिका निभाने वाली शैलियों के बारे में बता दिया है, उनके जो लेखक हुए उनके बारे में बता दिया है। यहाँ हिंदी खड़ी बोली जो है पूरी तरह से अपना विकास कर चुकी थी और हिंदी खड़ी बोली का जो प्रयोग है वो इनमें किया गया है, जो आज हम वर्तमान में कर ही रहे हैं। गद्य खंड में जो है आपकी पाठ्य पुस्तक है आरोह। आरोह भाग 1। आरोह भाग 1 जो है फर्स्ट जो है वो अपन पढ़ेंगे कक्षा 11 में, और उसका जो सेकंड पार्ट आएगा वो आपका आएगा कक्षा 12 में। इसी तरीके से दूसरी जो पाठ्य पुस्तक है आपकी विज्ञान, विज्ञान भाग 1 वो है आपके पूरक पुस्तक जो कि आपके कक्षा 11 में शामिल है, और विज्ञान भाग 2 जो है वो आपके कक्षा 12 में शामिल होगी। तो इस प्रकार से ये जो दोनों पाठ्य पुस्तकें हैं वो आपके सिलेबस में है, और जो आप इनको अपन पढ़ेंगे, जिसमें आपके जो फर्स्ट चैप्टर है गद्य खंड में मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा हुआ है, जिसका अध्ययन करेंगे। उससे पहले व्याकरण के जो टॉपिक्स हैं वो भी मैं आपको बता दूं कि आपको व्याकरण में कक्षा 11 में क्या क्या पढ़ना है। कक्षा 11 में जो व्याकरण है उसमें आपको सबसे पहले अपठित बोध, अपठित बोध, अपठित बोध जिसमें आपके गद्य और पद्य दोनों आएंगे। अपठित बोध जो है आपका गद्य और काव्य खंड दोनों से किया जाएगा। इसी तरीके से सेकंड जो है निबंध, जो आप हमेशा से पढ़ते हैं। निबंध जो है वो आप इसमें आएंगे। तीसरा जो है आपका नया टॉपिक है जिसका नाम है प्रतिवेदन, और जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं रिपोर्ट। प्रतिवेदन या रिपोर्ट जो है ये आपका अगला टॉपिक है। फिर है आपका पिक्चर, पिक्चर लेखन। पिक्चर लेखन जो है ये आपको पढ़ने पड़ेंगे, जिसमें आपको इनको लिखना सिखाया जाएगा। फिफ्थ में जो है आपका टॉपिक उसका नाम है कार्यालयीय पत्र। किसी भी कार्यालय में अपन जब किसी भी कार्य के लिए जो पत्र देते हैं उसे कहते हैं कार्यालयीय पत्र, जो सरकारी या अर्ध सरकारी हो सकता है। ये 5 टॉपिक्स हैं जो ब्राउन के आपको कक्षा 11 में अध्ययन करने होंगे, और बहुत ध्यान से इनका अध्ययन आपको करना होगा। क्यों? क्योंकि यही टॉपिक जो है इनमें एक टॉपिक और जुड़ करके कक्षा 12 में आपके आएगा। तो जितना अधिक हम इनको लिखने का, पढ़ने का, बार बार जितना इनको लिखेंगे उतना ही निखार जो है वो आपके इस लेखन कार्य में आता जाएगा, और जितना अच्छा हम लेखन करेंगे उतने ही अच्छे अंक जो है वो हम इनमें प्राप्त कर पाएंगे। तो ये जो है मैंने आपको कक्षा 11 के लिए हिंदी की जो कक्षा है फर्स्ट, उस कक्षा के बारे में जानकारी दी कि आपको सबसे पहले हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में पता होना चाहिए। हिंदी साहित्य के इतिहास किसने लिखा है, किसके द्वारा, किस सन में लिखा है, कितने उसके भाग हैं, विशेष तौर से कौन कौन से कवि या लेखक उनमें हुए हैं, और उसके बाद जो है आपका आधुनिक काल है। आधुनिक काल में गद्य और पद्य दोनों की जो शैलियाँ हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया है, और उन्हीं शैलियों के साथ में बताते हुए बताया है कि इसका विशेष योगदान देने वाले जो कवि या लेखक हैं वो आपके कौन हुए हैं, और किसके नाम पर किस युग का नामकरण किया गया है। इसी के साथ जो है आपके कक्षा 11 में चलने वाली जो पाठ्य पुस्तकें हैं उन पाठ्य पुस्तकों के बारे में भी मैंने आपको बताया है, जिसमें कि आप ये देख सकें
कि आपकी जो पाठ्य पुस्तकें हैं उनके नाम क्या हैं और कौन से भाग उनके आपके सिलेबस में चल रहे हैं। अब व्याकरण जो है, व्याकरण के आपके कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको कक्षा 11 में पढ़ने होंगे, उस सारे पाठ्यक्रम के बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। तो ये है आपके कक्षा 11 का पाठ्यक्रम। इससे पहले है आपको पूरे ज्ञान से जोड़ने के लिए हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि आपको अपनी हिंदी की नोटबुक पे नोट करना है, और नोट करने के बाद आप मुझे अपनी नोटबुक की जो कॉपी है वो सेंड करोगे। मैं उसमें देखूंगी कि आपने उन्हें कैसे लिखा है, कैसा लिखा है। काम जो है आपको जेल पेन से करना है और ब्लू और ब्लैक दोनों पेनों का यूज करना है, सफाई से करना है, मात्राओं का ध्यान रखना है और अच्छे से आपको पूरा होमवर्क करके दिखाना है। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं और उसके बाद ही उसे आप करें, उसमें गलतियां ना करें और एकदम से सही एग्जैक्ट जो है सफाई से, शुद्धता का ध्यान रखते हुए अपने कार्य को करें। धन्यवाद।